नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज बिहार में पहले चरण का मतदान है। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वोट ही आपका अधिकार है, वोट ही आपकी सरकार बनाता है, वोट ही आपको अधिकार दिलाने का एक रास्ता है। तो अपने मन की सरकार चुने, वोट किसी को दें, वोट डालने जरूर जाएं। इसके बाद मुद्दे पर आते हैं, क्या हावी रहेगा बिहार में समीकरण। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, तेजस्वी यादव के समीकरण, बिहार में चुनाव का पदार्पण। पहले चरण का आज मतदान है। 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का पैटर्न क्या है, क्या मतदाता सोचकर निकल रहे हैं, क्या तैयारियां है, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, और दिल्ली बैठे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का विचार क्या होगा, योगी बनाम अखिलेश का परिणाम क्या होगा, तो फिर पप्पू यादव बनाम सम्राट चौधरी का क्या होगा। कई सवाल छूटे हुए हैं। जबकि एक और डिप्टी सीएम है जो इस पूरी क्षितिज से, पूरे धरातल से गायब रहे, नाम था विजय सिन्हा। पता ही नहीं लगा कि वो भी डिप्टी सीएम थे बिहार में। चुनाव उनका भी है। सब अपने अपने मंदिरों में देवी देवताओं को प्रसन्न करके सुबह ही सुबह लंबे लंबे तिलक लगाकर निकल लिए हैं। ओसामा का परचम लहराएगा या फिर योगी आदित्यनाथ का उनका विरोध काम करेगा। रघुनाथपुर का मामला है। ऐसी कई सीटें हैं। छपरा खेसारी लाल का परचम लहराएगा, लालटेन जला पाएंगे या फिर कमल का फूल लहराएगा। ऐसी ढेरों सीटें हैं। मंगल पांडे सिवान से, और भी कई बड़े नाम हैं जो इस चुनाव में अपनी किस्मत दांव पर लगाए बैठे हैं। तो सीधा बिना समय गंवाए हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं। स्वागत और अभिनंदन। संतोष जी, क्या हालात बहुत हैं अब बहुत बहुत चुनाव? धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा क्या हालात हैं अब बिहार की, क्योंकि वोट पड़ते हुए अब 2 घंटा से ज्यादा का समय गुजर चुका है। देखिए शिव जी, अब तो बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई ब्राजील की जो मॉडल है वो हरियाणा में वोटर बन गई है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कौन से देश की मॉडल जो है वो बिहार की वोटर होगी। तो देखते हैं कब वो सच्चाई निकल के सामने आती है। लेकिन इस बीच एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि हरियाणा से ट्रेन भर भर के बिहारियों को बिहार ले जाया जा रहा है। अब छठ का पावन पर्व था, छठी मैया का पावन पर्व था। गाँव वालों को, बिहारियों को ट्रेन तो मिली नहीं जाने के लिए। अच्छा, छठ के पावन पर्व और दिवाली के पावन पर्व की छोड़ दीजिए, अभी भी आप बिहार का कोई भी डेस्टिनेशन का खोल लीजिए, 20 दिन बाद की ट्रेन खोल के देख लीजिए, आपको टिकट मिलेगा नहीं, कन्फर्म टिकट। लेकिन अब चुनाव का समय है तो ट्रेन भर-भर के हरियाणा से भेजा जा रहा है। अब उसमें कितने बिहारी है और कितने हरियाणवी है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कल बोल दिया कि भाई मथुरा के जो सरपंच थे, वो मथुरा में भी वोटर है, हरियाणा में भी वोटर है। अब आते हैं वापस बिहार पर। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट हो रहा है। मोटे तौर पर थोड़ा बहुत मैं आंकड़ा दे देता हूँ। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में वोटिंग हो रही है। और मोटे तौर पर आपने उम्मीदवारों का जिक्र किया, लेकिन बता देता हूं, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार सिंह हैं। तेजस्वी यादव यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, अपनी इन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाई है और ये महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रोशन है, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, पिछली बार ये चुनाव जीते थे। तीसरा जो अहम चेहरा है, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी साहब। सम्राट चौधरी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तारापुर से, और ये जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग सीट थी, लेकिन बीजेपी ने मांगा तो उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने ये सीट दे दी और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार के साथ उनका सीधा मुकाबला है। 2021 में जो उपचुनाव हुआ था तारापुर सीट पर, वहां अरुण कुमार 4000 से भी कम वोटों से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से हार गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि जेडीयू की सीट है।
एक और उप मुख्यमंत्री, अब इनको साइलेंट डिप्टी सीएम कह लीजिए या गायब डिप्टी सीएम कह लीजिए। आजकल चुनाव में हमेशा एक चर्चा होती है ना, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। कल राहुल गांधी ने बता दिया कि साइलेंट वोटर कौन होते हैं। तो ये साइलेंट डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा साहब, और इनकी सीट भी ये पहले ही चरण में है, यानी लखीसराय सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं और वे लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और नेता है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, सिने अभिनेता है खेसारी लाल यादव, लेकिन इनका जिक्र मैं थोड़े से बाद में करूंगा क्योंकि इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैथिली ठाकुर जो है वो दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही है, और विनोद मिश्रा पिछले चुनाव में आरजेडी ने विनोद मिश्रा को टिकट दिया है। विनोद मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर महज करीब 3000 वोटों से मुकेश सहनी की वीआईपी के उम्मीदवार से हार गए थे। बाद में वो उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए और सबसे हाई प्रोफाइल सीट मोकामा। बाहुबली बनाम बाहुबली, अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जेल चले गए, उनको चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी ले ली राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। और दूसरी तरफ सूरजभान की पत्नी चुनाव लड़ रही है। एक और दिलचस्प चुनाव है, मध्य प्रदेश में याद होगा कि एक किन्नर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने हरा भी दिया था। ऐसा ही उत्तर प्रदेश से भी वाक्य आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है गोरखपुर का वाक्य था। तो बिहार में भी पहले चरण के मतदान में जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट है। भोरे विधानसभा सीट से जो ट्रांसजेंडर है वो प्रीति किन्नर चुनाव लड़ रही है, और प्रीति किन्नर को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो मोटे तौर पर ये कुछ हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, और जैसा कि हमने थंब में बताया, एमवाई समीकरण और बीजेपी का बुलडोजर। तो अब जरा बीजेपी के बुलडोजर पे आ जाते हैं। दिक्कत कई बार ये लगती है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो अधिकारी होते हैं उनकी नींद चुनाव के समय ही खुलती है सीधी। पता नहीं बाकी 5 साल वो क्या करते रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। चुनाव आएगा तो पुलिस अरेस्ट करेगी पुराने मामले में, चुनाव आएगा तो कोई कार्रवाई करेगी। अब योगी आदित्यनाथ तो वहां जाकर बोला है बिहार में कि बुलडोजर 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 का न्याय। अब बीजेपी फंसती हुई नजर आई तो बुलडोजर पहले ही आ गया। अब बुलडोजर कैसे आ गया ये जरा बता देता हूं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी गायक और अभिनेता, इनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है उर्फ खेसारी लाल यादव। ये छपरा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, और ये शहरी सीट है और आमतौर पर ये आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि ये गढ़ माना जाता है तो लगभग ये सीट वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और खेसारी लाल यादव का ये कहना, जब उनसे पूछा गया सम्राट चौधरी के नचनिया के वाले बयान पर, तो उन्होंने कहा भाई हेमा मालिनी क्या है, मनोज तिवारी क्या है, रवि किशन क्या है। फिर उनसे पूछा गया कि भैया ये तो लहर बह रही है कि मनोज तिवारी भाजपा में गए, रवि किशन भाजपा में गए, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है वो भाजपा में गए, आप राष्ट्रीय जनता दल में क्या क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद फिल्मी दुनिया से जुड़े तमाम लोगों को एक तरह से इन्होंने आईना दिखाने का काम कर दिया, और तब बीजेपी ने इसको थोड़ा सा पर्सनल ले लिया। अब बीजेपी ने पर्सनल ले लिया, तो बीजेपी पर्सनल लेती है तो क्या करती है, ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, यहां बुलडोजर भेज दिया। भाई अब हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के बारे में अधिकारियों को कहा गया होगा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं अब ये सब तो नहीं मिल रहा है, तो जरा हम बुलडोजर से काम चला लेते हैं। अब उस बुलडोजर ने क्या किया, बड़ा दिलचस्प सुनिएगा, ये दर्शकों से कहूंगा कि जरा ध्यान से सुनना भैया। खेसारी लाल यादव के घर के बाहर बनाए गए लोहे के एंगल जो बने हैं ना, और शेड जो बना है, इसको कह दिया गया है अवैध निर्माण है। मैं फिर कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खेसारी लाल यादव के घर के बाहर बनाए गए लोहे के एंगल और शेड। अब शेड क्या होता है, मुझे वहां की भौगोलिक स्थिति तो नहीं पता है कैसा शेड है, लेकिन आमतौर पर जो हमारा घर होता है या नीचे होता है तो बाहर शेड निकाल के बना लेते हैं कि भाई गाड़ी खड़ी करने में आ जाए, कुछ खड़ी करने में आ जाए। और लोहे का रॉड कई बार सिक्योरिटी के हिसाब से लगा लिया जाता है। लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और नोटिस कहां भेजा गया है, महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि कामकाज उनका महाराष्ट्र में चलता है। तो भाई चुनाव के समय ही बुलडोजर की याद क्यों आती है, और जब मतदान होने वाला है, मतदान से पहले इस तरह का नोटिस 1 दिन 2 दिन पहले क्यों भेजा जाता है, पूरी खबर मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं, फिर एमवाई समीकरण पर भी आऊंगा। अच्छा, एमवाई समीकरण का बात करते लोगों के दिमाग में आता है मुस्लिम यादव। मुस्लिम यादव
तो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो एमवाई का मतलब सिर्फ मुस्लिम और यादव भी नहीं होता, एमवाई का मतलब कुछ और भी होता है। और बिहार में जो ये एमवाई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है शिव जी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है बिहार के बूथों पर। और इस एमवाई ने अगर खेला कर दिया, एमवाई ने सोच लिया कि रोटी पलटनी है, क्योंकि रोटी को अगर आप खाने लायक बनाना चाहते हैं, एक तरफ रख के छोड़ देंगे तो जल जाएगी, तो रोटी को अलटना पलटना पड़ता है। और यही अलटना पलटना नहीं हो पा रहा है, तो लगा कि भाई मोदी जी ब्रह्मांड के लोकप्रिय नेता है तो जनता वोट दे रही होगी। लेकिन कल हरियाणा में पता लगा कि ब्राजील की मॉडल भी 22 जगह 23 जगह आके वोट करके चली जाती है। तो उनका एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, और बड़ा दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि हमारी भाषा में नहीं है, वहां की भाषा में, इसलिए हम अभी दर्शकों को दिखाएंगे नहीं। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा खेसारी लाल यादव, महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके आवास पर मीरा भायंदर महानगर पालिका ने नोटिस जारी करते हुए अनधिकृत निर्माण को तोड़ने की बात कही है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि खेसारी लाल यादव के घर के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, यानी बुलडोजर। याद है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इसी तरह का बुलडोजर कंगना रनौत के घर भेजा गया। उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रह नहीं पाए थे, कंगना रनौत लोकसभा की सांसद बन के बैठी हुई। आप उनकी बौद्धिक क्षमता पर जो भी सवाल उठा लीजिए, उनके बयानों को लेकर जो भी उनको घेरते रहिए, उनके बयानों पर जेपी नड्डा को आके फटकार लगानी पड़ती है उनको, उनके बयानों पर जेपी नड्डा को सफाई देनी पड़ती है, उनके बयानों पर भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी पड़ती है, लेकिन वो सांसद है। ऐसे में चुनाव के समय आपको अधिकृत निर्माण की याद आती है, और वो भी इस तरह के अधिकृत निर्माण की याद आती है, क्योंकि नोटिस में जो कहा गया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ड समिति क्रमांक 4 मीरा रोड पूर्व पुराने पेट्रोल पंप के सामने, कनासिक काउंटी नताशा पार्क के पीछे रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में लोहे के एंगल और चादरों की मदद से भूतल पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड के निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। तदनुसार जब उक्त स्थान पर वास्तविक स्थल निरीक्षण किया गया तो बताया गया कि रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में लोहे के एंगल और चादरों की मदद से भूतल पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर शेड का अनाधिकृत निर्माण किया गया है। साथ ही बिना अनुमति के स्वीकृत मानचित्र को बदलकर अनधिकृत निर्माण किया गया है। नोटिस में आगे कहा गया कि आपको तुरंत अपने द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटा देना चाहिए, अन्यथा उक्त अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्माण को महानगर पालिका द्वारा हटा दिया जाएगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा। ध्वस्त कर दिया जाएगा मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उक्त कार्रवाई की लागत आपसे कर के रूप में वसूल की जाएगी। पता नहीं खेसारी लाल यादव के अगल बगल वाले मकान ने भी शेड निकाला है कि नहीं निकाला है, या उनको अभी नजर नहीं आया होगा क्योंकि कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब शिव जी एमवाई के समीकरण पर आते हैं। एम मतलब महिला, वाई मतलब यूथ। यही युवा फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने पिछले कई सालों से अपना रखा है। महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजकर जनता दल यूनाइटेड की 101 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजकर, मुस्लिम महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजकर, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने हिंदू महिलाओं को भी भेजा, मुस्लिम महिलाओं को भी भेजा। ये महिला वोटर जो बड़ी तादाद में निकल रही है, क्योंकि बिहार में कई चुनाव मैंने कवर किए जहां पर महिला मतदाताओं की लाइन ज्यादा होती है, वो आमतौर पर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। तेजस्वी यादव कुछ भी कहते रहे, लेकिन लालू यादव के कार्यकाल का जो दाग है वो धुल नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पर महिलाएं भरोसा नहीं कर पाती है। अभी दैनिक भास्कर का एक स्टिंग आ गया कि किस तरह से लड़कियां पटना की, किस तरह से लड़कियां बाहर की बीजेपी नेताओं को सप्लाई की जाती है, और सप्लाई करने वाली बीजेपी की महिला नेता है। तो सोशल मीडिया पर तो बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है कि भैया आप घर की महिलाओं बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना चाहिए। वो महिला लड़की पढ़ाओ वाला जो स्लोगन था नरेंद्र मोदी का, अब तो स्लोगन ये हो गया कि बीजेपी नेताओं से लड़कियों को बचाओ। भाई चुनाव में इतनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। और तो अब जो दूसरा जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ है, और जो युवा है, क्योंकि नौकरी देने का वादा तो ये भी कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बीजेपी पर भरोसा युवाओं का नहीं जम पा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां डिलीवर की उस पर उनका भरोसा है। तो ये जो एमवाई समीकरण है शिव जी, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब इन 121 विधानसभा सीटों पर
जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है कि पहले नंबर पर जनता दल यूनाइटेड, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी तीसरे नंबर पर, और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान उनको होने वाला है जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, और अगला नुकसान उनको होने वाला है जो आखिरी समय तक अड़ गए थे कि डिप्टी सीएम घोषित नहीं करोगे तो मैं पिछली बार की तरह इस बार भी निकल जाऊंगा। तो चुनाव दिलचस्प है। बिहार की जनता गठबंधन को चुनाव वोट देने की बजाय बिहार की जनता नेता को वोट दे रही है, और जब आप नेता को वोट देते हैं गठबंधन की बजाय, तो फिर इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा कि गठबंधन को नहीं जिता रहे हैं, नेता को जिता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, एक नए तरह के गठबंधन का स्वरूप उभरता हुआ बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। जी शिव जी। आज पहले चरण का मतदान है। कई लोगों का दम फूल रहा होगा, कई का दम बैठ रहा होगा, कई सोच रहे होंगे, कई के ख्वाबों में विधानसभा की तस्वीर उभर रही होगी, कई के ख्वाबों में विधानसभा की वो आवाज उभर रहे होंगे, और कई के मन आज ही टूट गए होंगे। किसी विधानसभा आप सपोज करो 15 प्रत्याशी हैं तो लगभग 10 प्रत्याशी आज ही सरेंडर कर चुके होंगे, 12 प्रत्याशी, 2-3 प्रत्याशी अब लड़ाई में रह गए होंगे। वो 2-3 प्रत्याशी तय कर रहे होंगे, अपने लोगों से पूछ रहे होंगे बूथ पर क्या हाल है। बाकी प्रत्याशी अपने घर से अब निकलेंगे क्योंकि उन्हें केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आवाज करेगा, चलेगा या फुसफुसाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों का एक वर्ग उन्हें डिफेम करने पर लग जाता है, उसकी सच्चाई जांचने के लिए चुनाव आयोग के पीछे नहीं लगता कि साहेब आप हमें बताएं कि ये कमियां क्यों बार बार गिनाई जा रही हैं, आप क्यों नहीं बताते। उसकी जगह उस तस्वीर वाले से ढूंढ कर बात की जाती है। पता नहीं वो तस्वीर वाला ही है, कोई और है, या फिर राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए एक नेताजी, उन्होंने तो पागलपन भी कह दिया कि वो पागल है, उन्हें पागलपन का सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए। उन नेताजी की जो राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत है वो राहुल गांधी की देन है, और जो किसी को जन्म देता है वो पागल ही तो होता है। आज राजनीतिक के स्वरूप जरूर बदल जाते हैं, कम से कम जिसने हाथ उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो उससे तो कम से कम ऐसे अपशब्दों का हमला नहीं करना चाहिए। आरके सिंह अपना गिटार बजा रहे हैं, मोदी तितलियां उड़ा रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा साहब ये कैद क्यों करवाई आपने अपने लिए, इस दौरान जब पकड़ी गई होंगी तो मरी भी होंगी बड़ी तादाद में। एक पत्रकार ने यह सवाल नहीं किया कि आप ये तितलियां लाए कहां से। क्या वन्य जीव पर दिनों रात चीखने वाली मेनका गांधी पूरे मसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी? अगर कोई गरीब अगर सांप पकड़ लेता, वो कर लेता, तो शायद मेनका गांधी की टीम अब तक तो कोर्ट के लिए पेपर तैयार करा रही होती। क्या तितलियों के मामले में प्रधानमंत्री से कोई सवाल करेगा? कौन लाया पकड़ के, क्यों पकड़वाई गई तितलियां? किसी की जिंदगी से खेलना बड़ा आसान है, किसी को एक जान देकर तो देखिए। अरे मारने वाले तो बहुत होते, किसी की जान बचाकर तो देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैं पिछले 4 वर्ष में बड़ी तादाद में लोगों की जान बचाने का काम करता हूं। जान लेने का तो बहुत लोग काम करते हैं, बड़ा ये गुरूर होता है। बचाकर देखिए एक जान, आपको जान की कीमत पता नजर आएगी। उसके पीछे उसका परिवार रह जाता है, उसके पीछे उसके सब रिश्तों का कत्ल हो जाता है। मरने वाला अकेला नहीं मरता है, उसके साथ सैकड़ों रिश्ते उस दिन मरते हैं जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है। बिहार का चुनाव है, गाड़ियां जा रही हैं, संतोष जी हमारे रह गए भटकते तड़पते कि छठ पर हमें भी कहीं जगह मिल जाती। मजबूरन दिल्ली में मनाई, और मनाते मनाते वो फर्जी यमुना सामने आई, प्रधानमंत्री के जाने की खबर सामने आई, सब झूठम झाट चला गया, कोई सत्य सामने नहीं आया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं वैसे और वैसे नहीं ऐसे। नहीं, वन्य जीवों की बात कर रहे हैं शिव जी।
वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अपने अंबानी साहब के परिवार को पूरा जंगल बना के दे दिया कि जाओ भैया ले जाओ जितने जानवर चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी आ गया है कि आप उस पर कई तरह के सवाल नहीं उठाएंगे। तो वो एक बड़ी दिलचस्प चीज है। और वन्य जीवों से लगाव तो छोड़िए, आप वापस चुनाव आयोग पे आ जाइए। देखिए, मशीनों की टेस्टिंग होती है, लगातार टेस्टिंग होती है, मॉक पोलिंग करके देखा जाता है कि मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इवन जब वोटिंग शुरू होता है शिव जी, उससे 1 घंटे पहले भी मॉक पोलिंग की जाती है। तमाम राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट के सामने 5-10 वोट डाल के देखे जाते हैं, फिर नतीजे देखे जाते हैं कि वो मॉक पोलिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये सवाल मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा कि पिछले कुछ सालों से विपक्षी नेताओं वाली विधानसभा सीट पर ही ईवीएम मशीन क्यों खराब हो जाती है? आप सोचिए। और इस बात को दूसरे तरीके से सोचिए, मैं मतदाता के हिसाब से कहता हूं, आप कहीं गए, वीआईपी सीट पर गए, वोट देने के लिए गए, 100 लोगों की लाइन लगी, 150 लोगों की लाइन लगी, अचानक आपको जो वहां के मतदान अधिकारी आके कहते हैं कि भैया मशीन खराब हो गई है, हम उसको ठीक करने के जुगत में लगे हुए हैं। वो लोग घर चले जाते हैं, आधा 1 घंटा वेट तो करेंगे नहीं। जो घर चले जाएंगे, क्या वो दोबारा वोट करने आएंगे शिव जी? नहीं आते। उसमें से 10-12% आ जाते हैं, 90% लोग दोबारा वोट करने नहीं आते। मैंने चुनाव कवर किए हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर, इसलिए मैं आपको बताता हूं। अब जरा आ जाइए क्या हो गया। दानापुर, मधेपुरा, राघोपुर ईवीएम खराब हो गई है। ये सारी सीट राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ वाली है। राघोपुर से तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, याद है वाराणसी में? कुछ घंटों तक काउंटिंग बंद कर दी गई थी। कुछ घंटों तक काउंटिंग बंद कर दी गई थी। अब ये देखिए कि दानापुर के बूथ नंबर 196 में ईवीएम खराब होने से रुकावट आई है। आधे घंटे के बाद शुरू हुई वोटिंग। जो घर चले गए दोबारा आएंगे वो? आगे बख्तियारपुर के बूथ नंबर 316 में ईवीएम खराब हुई। इसकी वजह से मतदान केंद्र में लंबी कतार देखने को मिल रही है। राघोपुर में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने पर मतदान रोका गया। ये विपक्षी नेताओं के गढ़ में ही ईवीएम मशीन क्यों खराब होती है, ये आप सोचिए। यानी वो वोटर लिस्ट का खेला, ब्राजीलियन मॉडल को वोटर बना देना। मैं आपको बड़ी गंभीर एक बात बताता हूं, वो सुनिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने 12 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने। आपको याद होगा संतोष जी, काफी समय से काम करते हो, जब हम लोग बैलेट पेपर पर भी जो वोटिंग पैटर्न आता था वो शाम तक आ जाता था और क्लियर दोपहर दूसरे दिन शाम को क्लियर हो जाता था, फिर उसके बाद ना घटता था ना बढ़ता था। अब तकनीक आ गई और तकनीक में कंट्रोल का एक बटन दबाना होता है, सारा डेटा हाथ में आ जाता है। फिर उसमें पॉइंट गुंजाइश रह जाती है, क्यों? पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 1% तक का डिफरेंस हो सकता है। वो बता रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 61.19% पोलिंग बताई। ध्यान देना संतोष जी। और फिर 6 तारीख को 65.65% वोटिंग बताई और 7 अक्टूबर को 67.9% वोट बताए। रातों रात वोट बढ़े कैसे? हर विधानसभा में औसतन 15,175 वोट बढ़े दिखाए गए और हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। कोई बात समझ में आई? 15,175 वोटों से पूरा मामला आगे पीछे हो गया। तो क्या कहेंगे इस पर? शिव जी, अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछ लिया। अच्छा हुआ ये सवाल आपने पूछ लिया। कल राहुल गांधी ने वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कई बार जो सवाल हम उठाते हैं बाद में विपक्षी नेता उठाते हुए नजर आते हैं, तो राहुल गांधी को अपनी टीम पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, और लगातार वो दिमाग में आ रहा है मेरे, कि आखिर इस तरह की वोट चोरी कैसे होती है। मैं थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है शिव जी, आप संभालिए, मैं बस 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं दोबारा।
बात ये नहीं है क्या हो रहा, बात ये है कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये नहीं है क्या मतदान ईमानदारी पूर्वक होगा, क्या वोट ईमानदारी से पड़ेंगे, जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या इन सब से सबको निजात मिलेगी, क्या आपको आपका मत डालने का जी जी अधिकार जी। मिलेगा। अब जी शिव जी आते हैं कि कई ऐसे सवाल होते हैं जहां तक राहुल गांधी पहुंचते पहुंचते चूक जाते हैं, और ऐसे में उनको कांग्रेस की अपनी टीम के बारे में भी सोचना चाहिए। हमने इससे पहले कई बार सवाल उठाए, विपक्षी राजनीतिक दल 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद उस सवाल को उठाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो क्रेडिट नहीं देते कि ये सवाल शिव कुमार मिश्रा ने उठाया, संतोष पाठक ने उठाया, लेकिन आज मैं एक बड़ा गहरा सवाल उठा रहा हूं। ये कहा जाता है ना कि ईवीएम मशीन को कहीं और से संचालित नहीं किया जा सकता। इस सवाल को देखिएगा, लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर होता है शिव जी, उसको कहीं ना कहीं से संचालित किया जा सकता है। हमारे मोबाइल को कोई चाहे तो हैक कर सकता है, हमारे मोबाइल को कोई चाहे तो कहीं से संचालित कर सकता है। अब ब्राजील की एक मॉडल जिनके नाम से वोटर लिस्ट बना, 10 बूथ में 22 बार वोट देने जाती है, और वहां जो मतदान अधिकारी बैठा रहता है या जो राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स बैठे रहते हैं, क्या उनकी नजर नहीं जाती उस पर? अब चुनाव आयोग कहते हैं कि भैया शिकायत नहीं देते राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट। ये मैं जो मैं आपसे मैं आपसे तथ्यात्मक एक बात करूंगा। नहीं, इसको मैं पूरा कर देता हूं, ये बहुत गहरी बात है शिव जी। अब ब्राजीलियन मॉडल तो वोट करने हरियाणा गई नहीं होंगी। क्या ऐसा हो रहा है कि मतदान की टाइमिंग खत्म होने के बाद उसमें 5,000 6,000 वोट फिर से फीड किए जा रहे हैं? यानी ये जो ब्राजीलियन मॉडल ने जो वोट किया 10 बूथ में 22 बार, ये बूथ पर फिजिकली वोट देने नहीं गई, इनका वोट मशीन में छेड़खानी करके डाला गया। ये सवाल गहरा सवाल है, क्योंकि जितने फर्जी वोटर बने हैं, अब एक आदमी के 100 जगह अगर वोटर बने हैं, तो इसका मतलब वो 100 जगह फिजिकली तो वोट डालने नहीं जा सकता ना। आप 100 जगह एक जगह जाओगे वोट डालने, आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। 100 जगह फिजिकली वोट आप डालने नहीं जा सकते। लेकिन चुनाव आयोग जब मतदान बंद होता है, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद तक डेटा बढ़ाता रहता है। तो क्या ये मशीनें जब स्ट्रांग रूम में चली जाती है, तो कोई और कहीं से, कहीं कोई डेटा सेंटर बना है क्या, कहीं कोई कॉल सेंटर बना है क्या, कहीं कोई कंट्रोल सेंटर बना है क्या, जहां से इन मशीनों में 3-3 हजार, 4-4 हजार, 2-2 हजार, 1500 वोट बढ़ाए जाते हैं, ये जो फर्जी वोटर बनाए जाते हैं, तो क्या कहीं और से ये संचालित किया जा रहा है? और अब मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अब ये सवाल विपक्षी राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए कि ये फर्जी वोट फिजिकली डालने नहीं जा रहे हैं ये मतदाता, क्या सिस्टम को हैंग करके इनके वोट डलवाए जा रहे हैं? कोई कॉल सेंटर, कोई कंट्रोल सेंटर, कोई कमांडिंग सेंटर बना हुआ है? क्योंकि अगर ऐसा ना होता, तो जिस दिन वोटिंग होती है, आपने जो आंकड़ा रखा, उस दिन आंकड़ा कुछ और होता है। एक दिन बाद बताया जाता है चुनाव आयोग के इतने वोट बढ़ गए, 2 दिन मैं बाद तो बताते हैं इतने वोट बढ़ गए, मैं तो 3 दिन बाद आपके बताते हैं इतने वोट बढ़ गए। तो इसका मतलब कहीं और से कमांड हो रहा है। ये एक बड़ा घोटाला है, जो निश्चित तौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों को अब इसके बारे में सोचना चाहिए। जी शिव जी। मैं आपके सामने एक तस्वीर लेके आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती है, उनमें 14 सीटें हैं। पहली हम 48 सीट को आपका आंकड़ा देंगे। इसमें अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15,000 तक, 15,175 तक, 15,175 तक वोट बढ़ गए। संतोष जी, बड़ी दिलचस्प कहानी लाया हूं। पहली सीट है कालका, जीत का मार्जिन 10,883। दूसरी अंबाला कैंट 7,277। यमुनानगर 22,000। रुद्रपुर, राधुपुर 13,000। लाड़वा 16,000। पुंडरी 2,100। नीलोखरी 18,000। इंद्री 15,000। गरवाड़ा 4,800। करनाल 33,000। असम 2,300। 52,000, 35,000, 13,000। ऐसे ही पूरी सीटों का जो आंकलन मैंने निकाला है, लगभग अगर काउंट करो तो 48 में से 22 से 25 सीटें निकलेंगी ऐसी। ये सामने आपके 19,000, 4,000, 5,000, 29,000, 10,000, 4,000, 15,000, 32 वोट।
11,000, 21,000, 28,000, 12,000, 7,000, 1,900, 32,000, 14,000, 27,000, 3,000। मतलब हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। अगर 15,125 75 वोट प्रत्येक विधानसभा पे बढ़ाए जाने की बात भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, तो इसमें से तो लगभग 30 सीट बीजेपी हार जाएगी। और अगर 30, 2600, 17,000, 20,000, 17,000, 11,000, 2500, 6100, 17,000, क्या आलम बनेगा। संतोष जी, ये मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट का डाटा की बात कर रहा हूं, कोई मेरे घर का या संतोष पाठक के घर का डेटा नहीं है। मैं तो वही मैंने कहा शिव जी, वही मैंने कहा, वही मैंने कहा कि क्या चुनाव खत्म हो जाने के बाद कहीं और से ईवीएम मशीन को कंट्रोल करके उसमें वोट डाले जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा घोटाला है शिव जी। और दिक्कत यह है कि आप भी चुनाव आयोग के डेटा दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी चुनाव आयोग के डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, और अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में विपक्ष के नेता को, राजनीतिक दलों को अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा है। आप याचिका लेकर चले जाइए, वो 4 साल सुनवाई करेंगे, 5 साल सुनवाई करेंगे, 10 साल सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ जो खेला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतिम फैसला देने की घड़ी आई तो पता लगा कि वो तो इस्तीफा देकर जा चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम इस पर सुनवाई करते उनके सरकार की बहाली पर। अरे भैया, जब आपको पता है कि संवैधानिक संकट है, जब आपको पता है संविधान से जुड़ा मामला है, तो क्यों नहीं आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में सुनवाई करके फैसला कर देते हो? काहे 3 महीने, 4 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको लटकाए रखते हो? ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव आयोग अपने डेटा को मानने को तैयार नहीं होता। पहले वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का डाटा देते थे, कितने नए मतदाता जुड़े और कितने हटाए गए। जब से राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा की पोल खोली, वो डेटा देना उन्होंने बंद कर दिया। कल ब्राजीलियन महिला का जो उन्होंने डाला, उसके बाद उसको उस तरह से हटा दिया गया। आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको खोल नहीं सकते। आप रीडेबल फॉर्मेट में देंगे नहीं, सर्चेबल फॉर्मेट में देंगे नहीं। हम आपके घर जा रहे हैं, आप मुझे घुसने नहीं देना चाहते हो। कैसे भी मैं बैठक में घुस गया तो फिर अगली बार आपने बैठक का ताला लगा दिया, फिर मैं गेट से घुस गया तो आपने गेट अंदर से बंद कर लिया है। ये क्यों नहीं कहते कि मैं आपको अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगा, देखने ही नहीं दूंगा क्या है मेरे घर में। वो तो चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग वही तो कह रहा है कि भैया मैं कैसे चुनाव करा रहा हूं, कैसे वोटर लिस्ट बना रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा, वोटर लिस्ट नहीं दूंगा, और अगर आप कुछ अपने हिसाब से ढूंढ के ले आओगे तो मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर दूंगा। इस देश के नागरिकों की टैक्स की कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो? सीधा सा प्रमाण पत्र दे दो। उन्होंने कहा अगर 243 में 165 सीटें बीजेपी की रहेंगी, बाकी विपक्ष बांट ले अपनी अपनी, बता दे कितनी कितनी किसे को चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, वही दौर आने वाला है। हो सकता है वो दौर आ जाए, हो सकता है वो दौर आ जाए अगर देश की पब्लिक नहीं जागेगी। आप ये सोचिए कि चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम पर फैसला दे नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रहा है, एसआईआर पर तारीख दे रहा है। अच्छा, एक दिलचस्प चीज बता दूं मैं, आधार कार्ड को वैलिड माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि वैलिड मानो, बिहार में अंतिम समय पर माने। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता जिन मान्य दस्तावेजों की सूची वोटरों को भेज रहे हैं ना कि भाई ये कागज तैयार करके रख लो, आपका एसआईआर होने वाला है, उसमें आधार कार्ड को लिखा ही नहीं है उन्होंने। ये बीजेपी नेता जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मतलब खेल तो वही है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कई तरह के किंतु परंतु लगाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब, ये संकट बड़ा है। आपने बहुत सारे मुद्दों पर सो मोटो लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हैं। इस मुद्दे पर अगर विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब उनको आप पर भरोसा नहीं है। तो भगवान के लिए आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़िए, स्वतः संज्ञान लीजिए और इस पे आप लगातार सुनवाई कीजिए, लगातार सुनवाई कीजिए, 7 दिन, 10 दिन, और 10 दिन में फैसला सुना दीजिए कि मामला गड़बड़ है या नहीं, और मामला अगर गड़बड़ है तो वहीं से उठा के ज्ञानेश कुमार को जेल भेज दीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक, इससे बड़ा संवैधानिक संकट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है शिव जी? सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी इस देश के संविधान की रक्षा करना है, देश के संविधान के रक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इससे बड़ा संवैधानिक संकट क्या हो सकता है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता
देश की सबसे पुरानी पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है, लेकिन जो वो डेटा नहीं मांगती है, वो चुनाव आयोग उस डेटा को देता नहीं है। और अगर वो कहीं से चुनाव आयोग के डेटा से ही उसको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल रिसर्च करके वो डेटा लेके आती है, चुनाव आयोग पहली फुर्सत में तुरंत उसको ब्लॉक कर देता है। चुनाव आयोग न फॉर्म 6 का डिटेल देना चाहता है, न फॉर्म 7 का डिटेल देना चाहता है, न सीसीटीवी फुटेज देना चाहता है, और वो चुनौती दे रहा है कि अगर आपको गड़बड़-झाला लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। मतलब चुनाव आयोग को पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला नहीं देगी। इससे बड़ा संवैधानिक संकट कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए डेली सुनवाई करके इसमें 10 से 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। नहीं तो इस देश के युवाओं के गुस्से को आने वाले दिनों में भड़कने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से उन्हें अपनी बात उठाने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से सवाल उठाने का अधिकार है, और आप विवश है उनके सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन जवाब वो दे नहीं रहे और याचिका लगाने वो आगे बढ़ नहीं रहे, क्योंकि उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा है। इससे बड़ी संकट की स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और इस पर अपनी बात रखनी चाहिए सिद्धू। चलिए इंतजार करेंगे क्या होगा। अभी तो वोट पड़ने शुरू हुए हैं और विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन अगर जो बात राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर कही है और जो बात भूपिंदर हुड्डा ने कही है, तो बीजेपी का जो अनुमान था कि 25 सीटें क्रॉस नहीं होगी, तो बीजेपी 25 सीटें नहीं जीतेगी। अभी 13 दशमलव के आसपास 13% के आसपास बिहार में वोटिंग हो चुकी है शिव जी। चलिए ये वोटिंग पैटर्न कम से कम जाए इस बार 70 और 80, देखेंगे क्या होगा। फिर कब तक 90% के आंकड़े जारी होंगे। 10% तो बढ़ाना पड़ेगा फिर कम से कम, क्योंकि जितना वोट बढ़ जाएगा उतना फिर संभालने में वक्त लगेगा। लेकिन मैंने कई बार लोगों को ये समझाया कि जब आपका वोटिंग पैटर्न 7 से 8% बढ़ता है तो कुछ भी, किसी की भी सरकार बन सकती है, किसी की भी एक तरफा जीत हो सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। 7% एक बड़ा मार्जिन होता है। मान लीजिए एक पार्टी ने 2% से बढ़त कायम कर ली है, 7% वोट चुनाव आयोग के डेटा में बढ़ जाता है, तो वो पार्टी 2% से नहीं 5% से हार गई। और 5% की लीड का मतलब है जिस दल के पास 5% वोट फालतू है, संतोष जी, वो एक तरफा सफाया करेगा। परिणाम अब बिहार में तो 5% का जिक्र ही नहीं। पिछली बार तो 0.03% से फैसला हुआ था शिव जी। 0.03, यानी 1% भी नहीं, आधा प्रतिशत भी नहीं, उससे भी कम वोट पर फैसला हुआ था और एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली थी। 5% तो खेला बहुत दूर की बात है। ये अगर हर बूथ पे 100, 200, 150, 250 वोट का भी गड़बड़ झाला कर देंगे तो समझिए कि चला गया जनादेश। जनता का फैसला कुछ और ईवीएम से निकलेगा जिन, वो बताएगा कुछ और। चलिए अभी देखते हैं क्या होगा। शाम तक फिर दर्शकों के सामने हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चलते चलते आप तमाम लोगों से अपील, घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। मतदान करना आपका मताधिकार है। गड़बड़िया है, चुनाव आयोग पक्षपाती है, लेकिन आप कम से कम अपना कर्तव्य जरूर निभाइए। घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। नमस्कार।